इसलिए अमेरिका ने अपने डिफेंसिव सिस्टम जो थे वो इजराइल को दिए हैं, जिससे इजराइल पर मल्टीपल फ्रंट से अटैक होने का डर भी रहता है। फिर आता है इजराइल का डेविड स्लिंग सिस्टम। ईरान अपने प्रोक्सी जैसे कि हिजबुल्लाह और हाउथी को भी मिसाइल और ड्रोन सप्लाई करता हुआ आया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सोचो, एक तरफ ईरान के पास मिसाइल्स का भंडार है और दूसरी तरफ इजराइल के पास उन्हें रोकने के लिए लिमिटेड इंटरसेप्टर्स हैं। अभी के सीन में ईरान के पास लगभग 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, जबकि इजराइल के पास उन्हें रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स की गिनती जो है वो बहुत कम है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, पिछले कुछ दिनों में ईरान ने एक ही रात में 370 मिसाइल्स इजराइल पर फायर कर दिए थे। लेकिन इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने भी दिखाया है कि वो अभी तक गेम में मौजूद है। लेकिन असली टेंशन ये है कि अगर अगर ईरान ने एक और ऐसा मिसाइल बैराज चला दिया तो इजराइल के पास शायद उतने इंटरसेप्टर ना होंगे जो उन मिसाइल्स को रोक पाएंगे। इमेजिन करो, एक तरफ मिसाइल की बारिश हो रही है और दूसरी तरफ डिफेंस सिस्टम हर मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर इंटरसेप्टर की अपनी अपनी लिमिट होती है। और दोस्तों एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान के पास मिसाइल्स ज्यादा है जितने इजराइल और अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स इजराइल के रीजन के अंदर मौजूद है। और ये सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं है, अगर ये वॉर लंबा चला तो इजराइल की डिफेंस लाइन कब तक टिक पाएगी? क्या इजराइल अपने लोगों को सेफ रख पाएगा, या फिर एक पॉइंट आएगा जब मिसाइल डिफेंस को क्रॉस कर जाएंगे? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इजराइल की डिफेंस सिस्टम का असली हाल क्या है, अमेरिका का रोल कितना बड़ा है और ये मिसाइल वॉर मिडिल ईस्ट को कितना बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस सारे के सारे सिनेरियो को। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के डिफेंस सिस्टम की। अगर सबसे पहले हम इजराइल के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इजराइल अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी लेयर डिफेंस यूज करता है। सबसे ऊपर है इजराइल का एरो 3। ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने का काम करता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से भी आ सकती हैं। आपको पता होगा कि कुछ मिसाइल्स ऐसी होती हैं जो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती हैं, एटमॉस्फेयर के बाहर से एक बहुत ही शार्प एंगल के ऊपर आकर अटैक करती हैं। तो जो एरो 3 सिस्टम है इजराइल का, वो सबसे पहले ये जो एरो 3 या एरो 3 जो सिस्टम है, इसकी रेंज भी सबसे ज्यादा है और ये इन मिसाइल्स को रोकने का काम करता है। फिर आता है इजराइल का डेविड स्लिंग सिस्टम। इसकी अपनी अलग रेंज है, जैसे कि एरो 3 की जो रेंज है वो 2400 किलोमीटर तक जाती है। इतनी दूर से आने वाली मिसाइल्स को डिटेक्ट करके रोकने का काम कर सकता है। जबकि डेविड स्लिंग जो है उसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर के आसपास है। जो पहले वाला सिस्टम एरो 3 सिस्टम है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को रोकता है और जो डेविड स्लिंग सिस्टम है वो मेनली मीडियम रेंज मिसाइल्स और दूसरे थ्रेट्स को हैंडल करता है। और सबसे नीचे जो है वो है आयरन डोम, जो शॉर्ट रेंज रॉकेट जैसे जो गाजा से चलने वाले रॉकेट हैं उनको शूट डाउन करने का काम करता है। तो 3 सिस्टम हो गए हमारे पास। एक आयरन डोम सिस्टम हो गया जो 70 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, और साथ में डेविड स्लिंग हो गया जो 300 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, और एरो सिस्टम हो गया जो लगभग 2400 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान वाले कंफ्लिक्ट में एरो सिस्टम और डेविड स्लिंग ही मेन काम कर रहा है, आयरन डोम का यहां पर कोई रोल ही नहीं है। इजराइल का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए उनका जो सक्सेस रेट है वो लगभग 90% है, और ईरान के 370 मिसाइल्स में से सिर्फ 30 मिसाइल्स ने ही इंपैक्ट किया था 17 जून तक की अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है, कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटी मैटर करती है। एरो मिसाइल सिर्फ ईरान के मिसाइल्स को नहीं बल्कि यमन के हाउथीज जैसे ईरान के प्रोक्सी ग्रुप्स के थ्रेट को भी रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इजराइल कभी नहीं बताता कि उनके पास कितने इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि अगर अगर दुश्मन को या अगर ईरान को यह पता चल गया तो वो उस हिसाब से मिसाइल फायर करेंगे। और एक और चैलेंज जो है कि एरो मिसाइल जो है उनको बनाना आसान नहीं है। एक मिसाइल की कॉस्ट जो है वो लगभग $2 मिलियन से ज्यादा होती है और बनाने में इन्हें टाइम भी लगता है। डिफेंसिव वेपन्स बनाना ऑफेंसिव वेपन से ज्यादा मुश्किल और महंगा भी होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा एडवांस और एक्यूरेट होना पड़ता है। कभी कभी एक मिसाइल को रोकने के लिए कई सारे इंटरसेप्टर्स को फायर भी करना पड़ता है। इसी वजह से इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक्स में ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्चर्स को ग्राउंड पे ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। आईडीएफ जो इजराइल की फोर्स है उसका कहना है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को एक तिहाई जो सिस्टम है उससे ज्यादा ही जो है वो खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी ईरान इजराइल पर मिसाइल फायर कर पा रहा है। दोस्तों
तो इस सारे सिनेरियो के अंदर इजराइल का जो डिफेंस है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी अपनी एक कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से अगर ज्यादा ईरान फायर कर देता है तो इजराइल जो है उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। साथ में अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएस को पहले से ही पता था कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो सकती है, इसलिए अमेरिका ने अपने डिफेंसिव सिस्टम जो थे वो इजराइल को दिए हैं। ज्यादा ग्राउंड के ऊपर जो अमेरिका के सिस्टम काम कर रहे हैं इजराइल में, उनको थार्ड सिस्टम बोला जाता है। आपने शायद इसका नाम पहले भी मेरी कई सारी वीडियोस के अंदर सुना होगा। ये जो थार्ड सिस्टम है ये अमेरिका का सिस्टम है जो मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर के अंदर या बाहर दोनों जगह इंटरसेप्ट करने में कामयाब है। यूएस ने अपनी नेवी शिप भी इस रीजन के अंदर भेज रही हैं जो SM-2, SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर से मिसाइल को रोक सकती हैं। फाइटर जेट्स भी रोक सकते हैं, ड्रोन भी रोक सकते हैं, मिसाइल और दूसरे थ्रेट्स को भी ये शूट डाउन करने में सक्षम है। इन सब सिस्टम्स की वजह से पिछले 4 दिनों में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हंड्रेड्स, शायद थाउजेंड्स लोगों की जान जो है वो बचा ली है इस इलाके के अंदर। लेकिन अमेरिका के इंटरसेप्टर्स भी दोस्तों अनलिमिटेड नहीं है। डिफेंस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अमेरिका के पास 600 थार्ड इंटरसेप्टर ही मौजूद हैं, लेकिन सारे के सारे तो इजराइल के अंदर लगे हुए नहीं हैं। अमेरिका अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए जो मिडिल ईस्ट के अंदर उसके दूसरे बेसिस है वहां पर भी अपने थार्ड इंटरसेप्टर लगाता है। अपने मेनलैंड, अपने कॉन्टिनेंटल एरिया, अपने देश के अंदर भी अमेरिका ने अपने बहुत सारे थार्ड इंटरसेप्टर लगाए हुए हैं। और ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है कि अमेरिका को पता था कि अगर ये कंफ्लिक्ट बढ़ता है तो इजराइल जो है वो ईरान के हमले से बचने के लिए इतना ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम अपना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा या ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएगा। फिर भी अमेरिका ने बहुत ज्यादा सप्लाई जो थी वो इन इंटरसेप्टर्स की इजराइल को नहीं की। अब क्यों नहीं की इसके बारे में तो इजराइल और अमेरिका खुद ही जाने, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं की इसके रिगार्डिंग नहीं है। अब दोस्तों अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, ईरान के मिसाइल जो है वो आज की डेट में काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं। उनमें से कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड से आते हैं, जिसे ट्रैक करना, इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ईरान अपने प्रोक्सी जैसे कि हिजबुल्लाह और हाउथी को भी मिसाइल और ड्रोन सप्लाई करता हुआ आया है, जिससे इजराइल पर मल्टीपल फ्रंट से अटैक होने का डर भी रहता है। और एक चीज, इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिसंबर में IAI के साथ मिलकर एक डील साइन करी थी ताकि जो और ज्यादा इंटरसेप्टर्स हैं वो बन सके और ज्यादा इंटरसेप्टर जो है वो इजराइल खरीद सके। लेकिन मिसाइल प्रोडक्शन स्लो है, लेकिन इजराइल के अंदर आप जानते हो डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। मिडिल ईस्ट का ये कंफ्लिक्ट सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया पर इसका इंपैक्ट हो सकता है। पर उससे पहले दोस्तों हमें कुछ और पॉइंट्स भी जो है वो डिस्कस कर लेने चाहिए। जैसे कि अब सोचो ये मिसाइल जो ईरान के ऊपर चलाई जा सकती हैं, कितनी ज्यादा ईरान जो इजराइल के ऊपर चलाई जा सकती हैं, आखिरकार ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइल मौजूद है जो ईरान जो है वो इजराइल पर फायर कर सकता है। देखो वैसे तो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कि इस जंग से पहले 3000 मिसाइल्स के लगभग मिसाइल्स जो थी वो ईरान के पास मौजूद थी, जिसमें से लगभग वो 300, 400 या 500 कह लीजिए, सही आंकड़ा तो उनको भी नहीं पता, वो इतनी मिसाइल्स फायर कर चुका है। ईरान की जो मिसाइल्स हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये सभी नाम जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक ईरान की मिसाइल्स हैं वो है शहाब 1 मिसाइल, इसके अलावा फतेह 110 मिसाइल, फतेह 313 मिसाइल, शहाब 2 मिसाइल। ये ऐसी मिसाइल्स हैं जो या तो लॉन्ग रेंज है या फिर शॉर्ट रेंज है, जो सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स हैं। जो क्रूज मिसाइल मौजूद हैं उनसे भी तो इजराइल को खतरा होगा। और 3000 मिसाइल में से अभी लेट्स से कि सिर्फ 500 मिसाइल ही चलाई गई हैं, तो 2500 मिसाइल तो अभी भी ईरान के पास मौजूद हैं। प्लस ईरान के पास चाइना भी है, ईरान के पास रशिया भी है, और ये सभी मिलकर ईरान को फ्यूचर के अंदर और ज्यादा मिसाइल सप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है, जब तक अमेरिका इस जंग के अंदर इजराइल के सपोर्ट के अंदर खुल्लम खुल्ला नहीं उतरेगा तब तक तो ईरान का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि इतने ज्यादा इंटरसेप्टर इजराइल के पास नहीं है जितनी ज्यादा मिसाइल्स ईरान ने अपने अपने अखाड़े के अंदर, अपने जखीरे के अंदर इकट्ठे करके रखी हुई हैं। साथ में दोस्तों कई सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती हैं कि इन सभी मिसाइल्स को अगर ईरान ने एक साथ ही छोड़ दिया इजराइल के ऊपर तो इजराइल का नामो निशान इस दुनिया से मिट सकता है। खैर हम ऐसी कामना नहीं करते हैं,
कोई भी ऐसी कामना नहीं करेगा कि आम लोगों को, सिविलियंस को कभी भी मारा जाए, चाहे वो ईरान के अंदर मारा जाए, चाहे वो इजराइल के अंदर मारा जाए। तो इसलिए हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जंग जो है वो ज्यादा दिन तक लंबी ना खिंचे, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो बहुत समय से संघर्ष कर रहा है। कभी सीरिया में संघर्ष चलता है, कभी जॉर्डन में संघर्ष चलता है, कभी लेबनान में संघर्ष चलता है, गाजा में तो संघर्ष चल ही रहा है। इराक जंग को खत्म हुए भी कुछ साल ही बीते हैं। अफगानिस्तान के अंदर वापिस तालिबान की वापसी होने के साथ साथ अमेरिका के वहां से जाने के बाद भी कुछ साल ही बीते हैं। तो ऐसे में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जंग ज्यादा लंबी ना चले, क्योंकि किसी भी जंग का इकोनॉमिक इंपैक्ट जो होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा होता है। अब सोचो, ये मिसाइल वॉर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित तो रहेगा ही नहीं, इसका असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा। जैसे ही मिसाइल फायर होते हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो तुरंत ऊपर चली जाती हैं। मिडिल ईस्ट से आने वाला ऑयल जो है वो पूरा का पूरा दुनिया ही उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी महंगा हो जाता है। तो हर मिसाइल अटैक के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, चाहे आप इंडिया में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, यूरोप में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो। इजराइल को हर इंटरसेप्टर बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा भी आता है, और ईरान भी अपने मिसाइल पर हैवी खर्चा करता है। ईरान की जो मिसाइल है ये फ्री में तो नहीं बन जाती हैं। वॉर के चक्कर में दोनों देश की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर से इंश्योरेंस, ट्रेड और टूरिज्म सब कुछ इफेक्ट हो रहा है। स्टॉक मार्केट भी हर मिसाइल न्यूज पर हिल जाती हैं, इन्वेस्टर्स परेशान हो जाते हैं। और अगर ये वॉर लंबी चली तो ये सिर्फ इजराइल ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक कंडीशन स्लो डाउन हो सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितनी जल्दी शांति आए उतना ही बेहतर है, वरना मिसाइल से ज्यादा डैमेज इकोनॉमी को हो जाएगा। और साथ में दोस्तों, फ्यूचर सिनेरियो क्या हो सकते हैं, फ्यूचर के अंदर ये जंग जो है वो कौन सी रूपरेखा जो है वो ले सकती है। अब सवाल यही है हमारे सामने, आगे क्या होगा। अगर इजराइल के इंटरसेप्टर खत्म हो गए तो क्या ईरान अपने मिसाइल अटैक और तेज कर देगा, या फिर इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक और एग्रेसिव बना देगा। क्या ये कंफ्लिक्ट साइबर वॉर, ड्रोन अटैक या ग्राउंड इन्वेजन तक पहुंच सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क, अगर ये मिसाइल वॉर न्यूक्लियर या केमिकल वेपन्स तक पहुंच जाए तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया की शांति खतरे में आ जाएगी। इसीलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी भी टाइम है, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कीजिए, पीस टॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, मीडिएशन की हमको जरूरत है। जंग से सिर्फ बर्बादी होती है, लेकिन शांति से ही सबका फायदा होता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये वो रुक पाएगा या और ज्यादा बढ़ पाएगा। अपनी सोच कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।